अब मुझे एक बात बताइए, मामला कर्नाटक का है और उससे पूरा यूपी का चुनाव प्रभावित हो गया। ओवैसी साहब, माननीय सांसद महोदय, हर सभा में, हर रैली में इस मामले को उठा रहे हैं और जिस तरीके से उठा रहे हैं वो और लोगों में आप कह सकते हैं कि और उनके अंदर भावनात्मक चीज़ों को उबाल दे रहा है। क्या ये जायज़ है इस तरह की बहस राजनीतिक रैलियों में हो बजाय संसद परिसर के या विधानसभा के अंदर होने के? कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश की राजनीति में कि मुझे उनका नाम लेने को भी दिल नहीं चाहता, लेकिन आपने एक बात कही है, मैं उसका जवाब देता हूं। ये वो लोग हैं, मामला हैदराबाद का था लेकिन इनकी वजह से वो पूरे देश का मामला बन गया। देश आजाद हुआ 1947 में। इनकी जो रजाकार तहरीक थी, जिसकी अब पॉलिटिकल विंग था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसने जो एग्रीमेंट तय हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और नवाब साहब छतारी प्राइम मिनिस्टर थे और एक अंग्रेज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था, जब वो उस कागज को दस्तखत करके और दिल्ली से लेके आए निजाम का दस्तखत कराने के लिए, इन्होंने रात में नवाब साहब छतारी के घर में भी आग लगा दी और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के घर में भी आग लगा दी। और हैदराबाद की आजादी, एक भारत आजाद हुआ अगस्त 1947 में, हैदराबाद आजाद भारत का हिस्सा बना अक्टूबर 1948 में, वो भी पुलिस एक्शन के बाद। जो लोगों के खमीर में, जिनके संस्कारों में, जिनकी नियत में भारत के लिए नफरत है, भारत की एकता को तोड़ना चाहते थे, वो आज बदल गए हैं। मैं ये नहीं मानता। वो तो वही जुबान आज भी बोल रहे हैं जो जुबान वो 48 में बोलते थे। वही हिंसा की जुबान, वही धमकियों की जुबान, अलगाववाद की जुबान। हमारी पहचान अलग है। करते रहिए, आपको मुबारक हो। आप बड़ी बात कह रहे हैं गवर्नर साहब। मैं ओवैसी साहब देखना चाहता हूं। ओवैसी साहब के फादर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, ओवैसी साहब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके भाई भी विधायक हैं सालों साल से। वहाँ की जनता, मैं ये कह रहा हूँ, वहाँ की जनता उनको वोट कर रही है। वो ये नहीं मानती कि वो भारत की मुखालफत करते हैं या भारत को तोड़ने की साजिश करते हैं। हाँ, तो वो जनता तो, उनमें से कुछ लोग जो आज साथ हैं, उनमें तो उस वक्त भी साथ थे जब वो भारत के साथ हैदराबाद के विलय का विरोध कर रहे थे। कर लीजिए आप क्या करना चाहते हैं, तब भी साथ थे। आखिरकार पुलिस एक्शन क्यों लेना पड़ा वहां पे? इसीलिए तो लेना पड़ा कि इनके साथ कुछ लोग थे। एक पॉलिटिकल कमेंटेटर होने के नाते, इस्लामिक स्कॉलर के साथ साथ मैं ये जानना चाह रहा हूं इस पूरे मामले पे, क्योंकि मामला यूपी चुनाव से जुड़ा हुआ है गवर्नर साहब, एक बार भी समाजवादी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर बयानबाजी नहीं की, ऐसा कोई बात नहीं की जिससे मुस्लिम्स जो हैं वो उनके पीछे लामबंद होने की कोशिश करें। इस स्ट्रैटेजी को, इस अखिलेश यादव की प्लानिंग को, रणनीति को आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो आप अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए कि मैं पॉलिटिकल कमेंटेटर हूं। मैं अपने विचार रखता हूं, मैं दूसरों की पॉलिटिक्स पर कमेंट नहीं करता। दूसरी बात यह है कि आज मैं जिस पद पर हूं उसकी मर्यादा भी मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं। ठीक है, मैं समझ गया आप नहीं देंगे, ठीक है, मैं इसका सम्मान भी करता हूं और मैं समझ भी सकता हूं, लेकिन एक चीज़ तो आपको बताना पड़ेगा जो मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्यों वो बच्चियां जो ये कह रही हैं वोट डालने के पहले कि हिजाब हमारे लिए ज़रूरी है, क्या उन तक वो लिटरेसी नहीं पहुंची, वो समझदारी नहीं पहुंची कि अगर आपको प्रोग्रेसिव होना है तो बुरके में रहकर नहीं हो सकते, आपको सोशल समाज के साथ जुड़ना पड़ेगा? ये बात अगर आप मुझसे सच पूछिए तो ये आपके रिपोर्टर की जिम्मेदारी थी कि उनसे मालूम करता कि उनका शिक्षा का स्तर क्या है, क्या उन्होंने स्कूल की पढ़ाई की है, किसी कॉलेज में गई हैं, और वहां से हमें ये पता चल जाता कि आखिरकार ये साजिश क्यों की जा रही है।
भाई एक मैंने आपसे पहले ही कहा, साइकोलॉजी में बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, साइकोलॉजिस्ट का नाम पेवलोव था, कि अगर माइंड को कंडीशन कर दीजिए तो जिस आदमी को आपने गुलाम बनाया हुआ है वो अपनी गुलामी को एंजॉय करने लगता है और उसके जो कंफर्टेबल जोन बन जाता है उसकी हैबिट्स का, उससे बाहर नहीं आना चाहता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।